तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू होने के बाद किसी एक हथियार को लेकर अगर सबसे अधिक चर्चा हुआ है तो वो है टर्किश बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल। दोस्तों कई बार वेस्टर्न मीडिया और टर्किश मीडिया के साथ साथ यूक्रेनियन सोशल मीडिया के द्वारा दावा किया गया कि कैसे ये ड्रोन रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि रशिया लगातार ऐसे ड्रोनों को मार गिरा रहा है। पर दोस्तों असल अगर हकीकत को देखा जाए तो रशिया की तरफ से चाहे जितने भी बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया जाए फिर भी ये उतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल सस्ता और किफायती है, जिस वजह से इन ड्रोनों का इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्ट में तो ये बताया जा रहा है कि इन ड्रोनों से रशिया इतना अधिक परेशान हो चुका है कि अब ड्रोनों के खिलाफ अपने ताकतवर सुखोई 30 SM जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया है ताकि इसे हवा में मार गिराया जा सके और रशिया के जो एयर सुपीरियरिटी है उसे बरकरार रखा जा सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हाल फिलहाल में बायरेक्टर TB2 ड्रोन के द्वारा रशिया को ऐसा क्या नुकसान पहुंचाया गया जो रशिया की तरफ से इन फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया, और साथ में ये भी बताऊंगा कि फाइटर एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट से रशिया को क्या मदद मिल सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल फिलहाल में यूक्रेन की तरफ से फिर से एक बार टर्किश मेड बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है और यूक्रेन अब इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके रशिया के कॉन्वॉय के खिलाफ एम्बुश लगा के हमला कर रहा है। मतलब एक तरीके से छुप के घात लगा के हमला, जिसे रशिया के एयर डिफेंसों के द्वारा रोक पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ड्रोन आकार में छोटे और कम रेंज में ऑपरेट करने के कारण इन ड्रोनों के खिलाफ लंबे दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं होता है जितना शॉर्ट और मध्यम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोनों के खिलाफ कारगर होता है। बताया जा रहा है कि रशिया के अब ये शॉर्ट और मध्यम दूरी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फिलहाल इन ड्रोनों को रोक पाने में संपूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पा रहा है। इस कारण ड्रोनों के खतरे को संपूर्ण टालने के लिए रशिया की तरफ से अब सुखोई 30 SM जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। दोस्तों यूक्रेन की तरफ से बीते कुछ हफ्तों में स्नेक आइलैंड के नजदीक जो रशियन आर्मी बैठा हुआ है उसके ऊपर घात लगा के हमले को बढ़ाया गया और इससे रशिया के गुस्सा भी बढ़ा है और रशिया की तरफ से भी पलटवार अब काफी स्ट्रांगली किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो 27 अप्रैल में रशियन आर्म फोर्सेस के ऊपर यूक्रेन के द्वारा एक ऐसा हमला किया गया जिसमें स्टेला 10 लो ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि 2 मई के दिन इन बायरेक्टर TB2 ड्रोनों के इस्तेमाल करके ही यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड के नजदीक 2 रैप्टर स्पीड बोट को तबाह किया और ये ऐसा पहला घटना है जहां पे ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी दुश्मन का जहाज को डुबाया गया हो। हालांकि इन सभी नुकसानों के पीछे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के नाकाम होने को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऊपर से बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल आकार में छोटा और रिलेटिवली काफी सस्ता होने के कारण अगर इन ड्रोनों को गिराया भी जा रहा है तो इतना अधिक नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन के इस लड़ाई में रशिया को पहली बार बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि इससे पहले भी रशिया इन ड्रोनों का सामना कर चुका है, खास करके सीरिया, लीबिया और नगानो काराबाख के लड़ाई के दरमियान, जहां पे रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों के नाकाम होने के कारण ही इन ड्रोनों के द्वारा अजरबैजान को एक तरीके से लड़ाई में बढ़ोतरी हासिल करने में सफलता मिला। और दोस्तों इन मामलों में जानकारी रखने वाले अधिकारियों के तरफ से अब इस गंभीरता को देखते हुए बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा एयर स्पेस के ऊपर अधिक कंट्रोल लाने के लिए खास करके ऑक्युपाई किया हुआ आइलैंडों के ऊपर के जो एयर स्पेस है उसके ऊपर कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ताकि इन फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ऐसे ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया जा सके। दूसरी तरफ यूक्रेनियन मीडिया के तरफ से अब बताया जा रहा है कि रशियन बेड़े के फाइटर एयरक्राफ्ट अब एयर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटा काम कर रहा है। मतलब रशिया अब एक पल के लिए भी हवा से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं हटा रहा है। यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ऑक्युपाइड आइलैंड के नजदीक के एयर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए रशियन ब्लैक सी फ्लीट के जो 43rd नेवल एविएशन रेजिमेंट है उसके सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेनियन मीडिया का इन दावों के ऊपर मोहर तब लगता है जब इसे लेके रशियन मीडिया की तरफ से काउंटर किया जाता है। रशियन मीडिया का दावा है कि ये जो सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट है इनके पास इतना ताकत है कि ये बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को हवा में स्ट्राइक डिस्टेंस से अधिक रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जितने डिस्टेंस तक इन ड्रोनों को आके मिसाइलों को लॉन्च करने का आवश्यकता होता है उससे पहले ही सुखोई 30 SM इन ड्रोनों को डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों के जो सबसे ताकतवर कंपोनेंट है वो है इसके पैसिव फेज एरे रडार, जिसे M011 M बार्स कहा जाता है। दोस्तों ये जो रडार है इसे लेके बताया जाता है कि ये बड़े आकार के ऑब्जेक्टों को जैसे कि अमेरिकी B-52 बॉम्बर जैसे आकारों के ऑब्जेक्ट को 400 किलोमीटर के रेंज से डिटेक्ट कर सकता है। सुखोई 30 SM में इस्तेमाल होने वाले M011 M बार्स रडार असल में सुखोई 35
फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले N035 इरबिस रडारों के काफी क्लोज है। हालांकि इरबिस रडारों के पास बार्स रडारों के मुकाबले में अधिक ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक इरबिस रडार बार्स रडार के मुकाबले में अधिक छोटे और कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों को भी लंबे दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि रडारों के इन कैपेबिलिटी के कारण ही एक्सपर्टों के अंदर मतभेद है कि जिस तरीके के टास्क सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों को दिया गया है, असल में ये टास्क इन रडारों के बदौलत संपूर्ण करना पॉसिबल हो पाएगा कि भी नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बायरेक्टर TV2 अनमैन एरियल व्हीकलों को डिटेक्ट करने का जिम्मेदारी दिया गया, असल में ये आकार में काफी छोटा और काफी कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला ड्रोन है। दोस्तों टर्की की तरफ से जब इन ड्रोनों को बनाया गया था तब इसके आकार को काफी छोटा बनाया गया और ये ड्रोन काफी कम ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि रशियन N011M रडार क्या इन ऑब्जेक्टों को हवा में लंबे दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। ऊपर से अगर डिटेक्ट कर भी लेता है तब भी दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। दोस्तों बायरेक्टर TV2 अनमैन एरियल व्हीकल असल में काफी सस्ता और रिलेटिवली काफी कम लागत में उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्ट है। और दूसरी तरफ सुखोई 30 SM एक भारी वजन के ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका पर आवर फ्लाइट कॉस्ट $45,000 से कम नहीं होगा। मतलब ड्रोन के खिलाफ अगर इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों को 24 घंटा आसमान में रखा जाता है तो ये ड्रोन के लागत के मुकाबले में भी अधिक महंगा होगा। दोस्तों इसीलिए एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया की तरफ से फिलहाल तो इन एयरक्राफ्टों को 24 घंटा फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कॉस्ट के कारण शायद आने वाले समय में रशिया इसे लंबे समय तक मेंटेन ना कर सके, जिस कारण शायद रशिया की तरफ से 24 घंटा इन ड्रोनों का इस्तेमाल हवा में ना किया जाए। इससे दोस्तों खाली समय में यूक्रेन के द्वारा अपने ड्रोनों को हवा में करके रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य एसेटों को तबाह करने का एक बढ़िया मौका मिल सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं सुखोई 30 SM असल में कितना ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को आप भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सुखोई 30 के ही डेरिवेटिव है। जहाँ पे सुखोई 30 के बेस पे भारत के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, तो वहीं पे सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को ही अपग्रेड करके सुखोई 30 SM का निर्माण किया गया। और रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि सुखोई 30 SM असल में अब तक के सुखोई 30 वेरिएंट के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये आकार में काफी बड़ा और करीब करीब 21.93 मीटर लंबा मतलब 72 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच है, जबकि इसका हाइट 6.36 मीटर मतलब 20 फीट 10 इंच है। इसका विंग एरिया करीबन 62 मीटर स्क्वायर मतलब 670 स्क्वायर फीट के आसपास है, जबकि एम्प्टी वेट करीबन 17,700 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 24,900 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है और इसका फ्यूल कैपेसिटी करीब करीब 9,400 किलोग्राम इंटरनली है। एयरक्राफ्ट में 2 सैटर्न AL31 FL आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 74.5 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट 122.58 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम 2120 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 2 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसका हाई ऑल्टीट्यूड में रेंज करीब करीब 3000 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 56,800 फीट मतलब 17,300 मीटर के आसपास है, जबकि इसका रेट ऑफ क्लाइम मतलब ऊपर में जाने का दर करीबन 230 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों हथियारों को अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट में 31 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट है जिसका कैपेसिटी करीबन 8000 किलोग्राम है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट S8 सीरीज के S13 और S25 सीरीज के रॉकेटों को कैरी कर सकता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में ये R27, R73, RVVER मतलब R77 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में ये KH-29 सीरीज के और KH-59 सीरीज के मिसाइलों को कैरी करता है, जबकि एंटी शिप मिसाइल के रूप में ये KH-31 और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में ये KH-31P का इस्तेमाल करता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ लगभग हर तरीके के बॉम्ब को कैरी किया जा सकता है, चाहे वो KAV सीरीज के हो या फिर OFAV सीरीज के हो। ऊपर से इसमें एवियोनिक्स के रूप में बार्स के पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार OEPS-27 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम OLS-30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और SPO-15 रडार वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।